usual questions, but yes, they are one of the best questions. Today, I have selected some of the best questions that I have from my lot to tell you, to give you a feel about how the exam can be, what can be different scenarios in which we have to face the exam. ठीक है, तो let us get started. क्योंकि देखो मैथ के पेपर में if the math paper is tough, then there is one thing that nobody will be able to solve. अगर कोई अजीबो गरीब लॉजिक का सवाल आता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले 2 सेशन में देखा, a question which had a different logic, nobody was able to solve. Even I as a teacher faced some difficulties in solving the questions, and I don't have any hesitation in admitting the fact that अगर मेरे पास आंसर्स नहीं होते तो शायद वो क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाते, क्योंकि मैथ में क्या है, यू डोंट नो व्हाट लॉजिक द सामने वाला पर्सन और द योर एग्जामिनर हैज अप्लाइड, बट यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन मीडियन के ऊपर बना है तो उसमें आप मीडियन के ही सवाल, मीडियन के ही फंडामेंटल्स लगाओगे, उसमें आप एंगल बाइसेक्टर नहीं लगाने वाले हो. समझ रहे हो बात को? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड मैथ. इसलिए मैथ के क्वेश्चंस भी ज्यादा होते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस इसलिए कम होते हैं क्योंकि ये, अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो यू कैन सॉल्व ऑल द 20 क्वेश्चंस विदाउट एनी डिफिकल्टी. जैसे याद करो, कल हम लोगों ने जो एक क्वेश्चन किया था जिसका आंसर आ रहा था समथिंग 18,004 करके, जिसका आंसर आ रहा था, जिसमें 1000 डिजिट वाज 8. नाउ दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन. दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन. उसमें आपको वैल्यूज पुट करना था, आपको वैल्यूज पुट करके एन की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 लेकर जाओगे, 5 पर जाओगे तो आपको वो नंबर डिविजिबल बाय 7 मिल जाएगा. अगर आपको 7 से डिविजिबिलिटी याद है, देन ऑल्सो आई डोंट थिंक देन ऑल्सो आई डोंट थिंक देन ऑल्सो आई डोंट थिंक कि यू विल बी एबल टू यूज दैट. ठीक है बेटा. वन गुड का जो सिनोनिम होता है, गुड की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, दैट इज बेस्ट. एंड बेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट हम तब यूज करते हैं जब आपके पास एक से ज्यादा लोग हों जो उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हो. अगर मुझे बोलना हो कि इन माय क्लास ऑफ 10th स्टैंडर्ड हु इज द बेस्ट, तो आई वोंट बी एबल टू नेम एनीवन, but I will say that no, I want to tell the best among the best among the best. I mean, I want to tell the best among the better. चलिए, बेस्ट क्वेश्चन भी आएगा वैसे राजदीप. आई विल ब्रिंग द बेस्ट क्वेश्चन आल्सो फॉर यू, डोंट वरी. अभी हमारा साथ करीब 14 दिन का है. आई विल ब्रिंग द बेस्ट क्वेश्चन आल्सो. बहुत सारी क्लासेस अभी होने वाली हैं. सो यहाँ तक अपन ने कर लिया था. नाउ दिस इज द क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम. ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी है. अभी 1-2 दिन पहले ही आप में से किसी ने, एक ने मुझसे सेम सवाल पूछा था. तो that day we solved it by using the concept of cyclic quadrilateral. But today I want you guys to solve this question, whether using cyclic quadrilateral or whether using Apollonius theorem, that totally depends upon you. ठीक है, तो जल्दी से करो. याद होगा आप लोगों को, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था. we applied similarity that day. चलिए जल्दी से करके बताइए मेरे को, what will be the answer. वैसे आंसर तो मार्क है यहाँ पे, सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग के सामने मार्क है. बट my thing is you should try the question and you should see whether you are getting the answer or not. क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा यहाँ पे, virtually मुझे नहीं पता चल सकता कि whether you have solved the question or not. So that is a test of your honesty also. Please solve the question. If you are able to get the answer, then it's fine. If you're not able to get the answer, if you are facing any difficulty in the question, do ask me, please. ठीक है, चलिए. अगर यहाँ पे आपको ये लिखा रहता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, देन टेक्निकली दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन रॉन्ग, बिकॉज एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाता है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं.
ठीक है. सो टेक्निकली diagonals cannot bisect each other in this question with the given set of data. बट मान लो ऐसा होता, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती, तब आपका ये रिलेशन जो आप बोल रहे थे, ये रिलेशन आपका करेक्ट होता. यहाँ पे ये रिलेशन इसलिए करेक्ट नहीं है. यू ट्राई टू थिंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट इज वेरी गुड, बट यहाँ पे ये रिलेशन इसलिए करेक्ट नहीं है बेटा, बिकॉज यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ओपी इज इक्वल टू ओ आर. अगर मैं ये आपको दे दूं तो ये रिलेशन करेक्ट हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन बड़े प्यार से सॉल्व हो जाएगा, बट दिस इज नॉट गिवन हियर. दैट इज व्हाई आई वोंट बाय योर पॉइंट. Further, using Apollonius theorem and solving this question will become very difficult, because you have to, आपको 12.8 का स्क्वायर निकालना होगा, 14.4 का स्क्वायर निकालना होगा. That will become a very Sir, tedious. Sir, So even while using Apollonius theorem, we should have the value of OR and OP, or else we can't solve it. हाँ, इसमें Sir, we can यहाँ use Ptolemy's Sir, we theorem. can substitute. बेटा टॉलमीज थ्योरम अगेन इट इज अ डिफरेंट थिंग, उसको छोड़ दो यहाँ पे, उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे. We will only talk about the things that we have read. Okay, don't talk about that because it's a different thing. So the best way to solve this question will be using the similar triangles that we have already done while discussing the Delhi, or I guess Chandigarh NTSC paper. Okay, so the correct answer of this question will be, my dear friend, 19.2. And further, this Apollonius theorem thing is not valid here. So how we will solve this question? We will solve this question using similarity. ठीक है सर, चलिए, let us move to the next question. This is the question. You have to solve this question and tell me the value. Do it quickly. ध्यान Sir, से we can देखना. do one more thing, sir. चलो मैं पहले बताऊं, because I want to tell, I'm becoming very eager to tell that. ठीक है, then I will listen to you. देखो यहाँ पे क्या है सर, 5 sin theta is equal to 4 sin theta. ठीक है, 4 cos theta, that will give me tan theta is equal to 4/5. अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होगा ये ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है. अब मैंने क्या किया, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ना मेरा, इसमें मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दिया. सो फाइनली व्हाट आई एम हैविंग, 5 tan थीटा minus 2 upon 5 tan theta plus 3. वैल्यूज पुट कर दो. 5 into 4/5 will be 4. कैसा है सर, 5 into 4/5 minus 2 divided by 5 into 4/5 plus 3. So it will be 4 minus 2 upon 4 plus 3, which is equal to 2/7. This is what I did. And for the sake of calculation, I can I can eat few steps. कुछ स्टेप्स को मैं खा सकता हूँ यहाँ पे, ये करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे भी मैं वैल्यूज डायरेक्ट लिख सकता हूँ. सो आई कैन कैलकुलेट orally that the answer will be 2/7. Now over to you. Now you tell me what you wanted to do. Sir, I did the same thing. Okay. मुझे पता था कि आप यही बोलोगे कि I did the same thing. That is why I didn't allow you to speak. चलो next. The question is saying, if the radius of the base of a cone is doubled, then the volume of the new cone is 3 times the height of the original, is 3 times the volume of the original cone. So what will be the ratio of the height of original cone to that of the new cone? देखो, अगर आप वॉल्यूम को डबल करते हो, let us try to analytically think this question, कि क्या हम इसको ओरली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. ओरली नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास पुराना तरीका तो है ही रेशियो वाला, बट कुछ नया सोचते हैं, कर सकते हैं यार, ट्राई तो करो. नहीं कर पाएंगे तो आप, हमारे पास पुराना वो वाला मेथड तो है, पेन पेपर वाला. देखो, अगर आपने रेडियस को डबल किया है तो आइडियली द न्यू वॉल्यूम दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय v डैश, दैट शुड बिकम 4 टाइम्स ऑफ v. क्यों? क्योंकि जो रेडियस होता, जो वॉल्यूम होता है, दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर इनटू h. ठीक है, तो अगर आप r को 2r कर दे रहे हो तो योर वॉल्यूम विल बिकम 4 टाइम्स. बट हियर द थिंग इज, द वॉल्यूम इज ओनली बिकमिंग 3 टाइम्स. द वॉल्यूम इज ओनली बिकमिंग 3 टाइम्स, यानी कि जो मेरा हाइट है,
the new height that I am having, that becomes 3/4 times of the previous height. आपका रेडियस तो 2r हो गया, ठीक है, लेकिन जो हाइट है that is 3/4 of the previous height. तभी तो मेरा जो वॉल्यूम आएगा which is equal to 1/3 into pi into 2r into 2r into 3h/4. In that case only the volume will be equal to 3 times the original volume. So my height, so my new height will become so my new height will become 3/4 of the original height. अब मुझसे पूछा क्या है, ratio of the height of original to that of the new. तो इसको original by new का ratio पूछा है, तो h upon h dash will be equal to 4/3. This is method number 1, where we have analytically tried to analyze the question, and then we have okay, Darsh, no issue, no issue. You guys can attend your session, huh? No issue, no problem. Anyways, the recording is going on, so you can watch the recordings also. I will upload the recordings, okay? No issue, Darsh. ठीक है? So what I was saying is कि आपके पास हाइट और न्यू हाइट और ओल्ड हाइट का रेशियो मिल गया. क्या ये मेथड समझ में आया जो मैंने किया? टेल मी ऑनेस्टली, क्या ये बात समझ में नहीं समझ में आती है तो फिर से बता. Yes, sir. आ गई बात समझ में? भाई अगर आपने रेडियस को डबल किया था तो वॉल्यूम मेरा 4 टाइम्स हो जाएगा. तो जब मेरा वॉल्यूम 4 टाइम्स हो गया बेटा, तो इन दैट केस वॉल्यूम 4 टाइम्स हो रहा है, बट हमें दिया क्या है, हमें ऐसा दिया कि माई वॉल्यूम इज ओनली बिकमिंग 3 टाइम्स. इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा हाइट है उसमें कुछ लोचा हो रहा है. सो वॉल्यूम अगर 3 टाइम्स होना है तो हाइट को 3/4 करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक फैक्टर से मेरा वॉल्यूम 4 टाइम्स हो चुका है. दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव चेंजेस. इसको हम लोग अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करते हैं तो इसको हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज चेंज भी बोलते हैं. सक्सेसिव परसेंटेज चेंज 8th क्लास में पढ़ा था एक, ठीक है, एक टॉपिक 8th क्लास में पढ़ा था सक्सेसिव परसेंटेज. कुछ लोगों ने So अभी when कुछ a discount is given over and over again, so that topic. एग्जैक्टली सक्सेस, ये कुछ वैसा ही है. यहाँ पे डिस्काउंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक बार प्रॉफिट हो गया, दूसरी बार लॉस हो गया. यहाँ पे यही चीज हो रही है. देखो अगर आपका रेडियस डबल हो रहा है, दैट मीन्स इफ यू वांट टू थिंक इट लाइक दैट मीन्स योर प्रोडक्ट इज हैविंग ए 100% गेन. फिर आपका वॉल्यूम जो है, बट योर वॉल्यूम इज ओनली बिकमिंग 3 टाइम्स, तो यहाँ पे कुछ लॉस हो रहा है इस टाइप से. सो थिंग्स आर इंटरलिंक्ड. दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. थिंग्स आर इंटरलिंक्ड. तो चीजों को ये मत समझना कि वी ऑल आर लिविंग इन ए ग्लोबल वर्ल्ड माय डियर फ्रेंड्स. तो हमारे यहाँ पे चीजें इंटरलिंक्ड रहेंगी हमेशा. ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम के क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा और ये सारी चीजें नहीं आएगी. इंपॉर्टेंट है. हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. भाई इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक ट्रुक नहीं लगने वाला, हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा. हाँ हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ ट्रिक ट्रुक लगे तो देख लेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई ट्रिक ट्रुक लगने वाली है. आप स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल करना है 28 किलोमीटर पर आवर, तो बेटा एक काम कर सकते हैं. यस, कुछ चीजें तो अपन लगा ही सकते. देखो देखो, आप स्ट्रीम बोट की स्पीड मैंने मान ली b और स्ट्रीम की स्पीड मैंने मान ली s. मैं b और s इसलिए लेकर चलता हूं क्योंकि वो मेरे को आसान लगता है. x और y में इट मेक्स मी टू लुक अगेन एंड अगेन, मैंने x किसको माना था, मैंने y किसको माना था. हालांकि विथ एक्सपीरियंस यू कैन से दैट जो भी स्पीड ज्यादा आएगी दैट विल बी योर बोट्स स्पीड, और जो स्पीड कम आएगी वो स्ट्रीम की स्पीड आएगी. बट सिंस यू आर नाइव, आप लोग स्टिल बहुत यंग हो इन चीजों के लिए, तो ठीक है आपको बार बार देखना पड़ेगा, तो दैट विल मेक unnecessary difficulties. Now I am writing the equations directly.
जब डाउन स्ट्रीम, जब अप स्ट्रीम में जाएगा तो स्पीड्स विल गेट रिड्यूस्ड, सो b minus s will be equal to 28 by 4, which is equal to 7, and b plus s will be equal to 25. So from here I am getting b is equal to 16. 16 कैसे आया सर? दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो 2b will be equal to 32. 25 plus 7 32 होता है. अब ये मत पूछना. और 32 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 16 मिलता है. So now 2b is equal to so b is equal to 16. अब मुझसे टाइम पूछा है, so 44.8 डिवाइडेड बाय 16 को करना है मुझे. चलो भाई कर देते हैं. अब ये कैसे करेंगे भाई? 4 से डिवाइड कर दो, या तो देखो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, या तो 4 से डिवाइड कर दो, या ऑप्शन से भी चेक कर लो यार. ऑप्शन से चेक करोगे तो यू विल गेट डायरेक्टली, क्योंकि देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट में 8 है, और ऐसा ओनली ऑप्शन जिसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट में 8 आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. तो वो भी करने की जरूरत नहीं है. बात समझ में आई मैंने क्या बोला? बात समझ में आई मैंने क्या बोला? मैंने ये Yes, बोला sir. कि जब आप ऑप्शंस चेक करोगे तो यहाँ देखो 3.2 है. 16 को जब मैं 32 से मल्टीप्लाई करूंगा, बेटा एक चीज तो मुझे पता है कि यूनिट प्लेस में 2 आने वाला है. जब मैं 24 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट प्लेस में 4, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 2. मेरे क्वेश्चन के यूनिट प्लेस में क्या है? 8 है. मेरी गलती नहीं है ना, एग्जामिनर की गलती है. उसने 8 क्यों दिया? 2 देता, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता. तो अब उसने 8 दिया है. अब मैं तो इस बात का फायदा उठाऊंगा, मैं इसको मार्क करूंगा, आगे बढ़ूंगा. आई वॉन्ट टू सेव माई टाइम. ठीक है, चलिए तब मिला तो पक्का बताऊंगा. ठीक है सर. द क्वेश्चन इज हियर कि सर ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. यस. The question is here, if the diameter of the base of a cone is 42 centimeter, that means the radius will be equal to 21 centimeter, and the curved surface area मतलब pi r l की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 2310. अब देखो, जब मैंने डायमीटर को 42 सेंटीमीटर देखा तो मुझे रेडियस मिलता है 21 सेंटीमीटर. अब मुझे ये पता है कि इट विल बी ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ये जो है ये राइट सर्कुलर कोन की हमेशा बात की जाती है, तो h यहाँ पे होगा, ये 21 होगा. हाँ बोलो बेटा. Sir, I am getting 38,808. चलो देखते सॉल्व करते हैं इसको. ठीक है, सॉल्व करते हैं. कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर होगी. देखो हाइट मेरे पास, हाइट, रेडियस एंड द स्लैंट हाइट, दे फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल इफ दे आर फॉर्मिंग, सो देयर मस्ट बी अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन्वॉल्व्ड. ये तो बात मुझे पता है. अब 21 को, दिस इज व्हाट वाज माय थिंकिंग, दैट वाज गोइंग ऑन इन माय माइंड. मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ. 21 को मैं 7 into 3 लिख सकता हूँ. ठीक है, तो either my height will be 28 or my height will be equal to 72. मेरे पास दो हाइट की पॉसिबिलिटीज हैं, इधर इट विल बी 28 और इट विल बी 72, बट व्हाट इट विल डिपेंड अपॉन दिस. Sir, how did you find out this? Okay, let me tell you how I found out. बेटा देखो 3 4 5 is a Pythagorean triplet, correct? Say yes or no? Yes, sir. अगर मैं इन तीनों को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो 21 28 एंड 35 will again be a Pythagorean triplet. Say yes or no? Yes, sir. Good. उसके अलावा I know that sir 24 7 and 25, these three are Pythagorean triplets. Say yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं इन तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 72 21 and 75, the three will be Pythagorean triplet. हाँ या ना बोलो. Yes, sir. Yes, sir. That is why I said that either my height will be 28 or my height will be 72. That will depend upon the value of L. So anyways, I have to calculate the value of L, but once I calculate the value of L, or even if I'm getting a rough idea that my L will be 35, I don't need to solve it पूरा का पूरा solve करने की जरूरत नहीं है.
आई कैन स्ट्रेट अवे गो। या अब थोड़ा सा रिस्क यहाँ से ये ले सकते हो कि h इक्वल टू 28 है। अब भाई देखो h इक्वल टू 72 होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम लगती है। h इक्वल टू 28 है, एक बार वॉल्यूम कैलकुलेट करके देख लो, अगर आंसर आ गया तो मार्क कर दो, आगे बढ़ जाओ। तुक्का है, देखो ये पूरा का पूरा तुक्का है। तुक्का तुक्का नहीं है, कॉमन सेंस है, डिपेंडिंग अपॉन द नॉलेज ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अदरवाइज दूसरा मेथड तो है ही हमारे पास यार। पाई आर एल निकालो, एल की वैल्यू निकालो, उसके बाद से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये करो वो करो, वो तो मेथड है ही। बट दिस also I can utilize to save few seconds। ठीक है, अब चलो, अब now let us try to solve this question traditionally, जो हमारा मेथड है। 22/7 into 21 into L will be equal to 2310। अब यहाँ से देख के लग रहा है कि भाई 75 नहीं होना चाहिए, 75 will be too much for this। सो ये कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया, ये यहाँ से कैंसिल होगा, इसको कट करेगा। सो दिस विल बी, जल्दी से कैलकुलेट कर। 105 105 यहाँ पे आ गया। अब ये 3 इसको कट करेगा तो 35 आ गया। नाउ व्हेन आई गॉट L इक्वल टू 35, सो आई कैन से दैट सर H विल बी इक्वल टू 28। तो हमारा जो एरिया वॉल्यूम हो जाएगा दैट विल बी 1/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 28। 7 3 21 कैंसिल हो गया। अब 22 इंटू 21 को करने के लिए देखो, 21 का स्क्वायर 441 होता है, ये सबको पता है। 441 में जब 20 we can check the last digit। we can check the last digit also। so last digit check करोगे तो you will find that the last digit should be equal to 6, और 6 वाला एक ही ऑप्शन है, तो 6 वाला एक ही ऑप्शन है, ये हो गया। मान लो 6 वाले दो ऑप्शन होते, 6 वाले दो ऑप्शन होते, तब क्या करते, 22 इंटू 21 होता है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 462। सो नाउ आपको करना है 462 मल्टीप्लाइड बाय 28। तो इसको सॉल्व कर लो, आंसर मार्क कर दो। ठीक है Sanjita, you must have done some mistake somewhere in the calculation। Good। So this is how the question is to be done। Tell me frankly whether you guys got how I calculated height or not। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? नहीं आती है तो इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आ जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। That will be an achievement। बात समझ में आती है आप लोगों को कि मैंने कैसे बोल दिया कि सर ये हाइट जो है वो 28 होगा, इधर इट विल बी 28 और इट विल बी 72। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, we should worry in this question is the volume of the cuboid will be equal to 2 times of volume of one cube, because we are dividing it into 2 cubes of same size। So what I will have is this will be equal to 2x cube। So solving x will be equal to 12। आप क्या करना, आप सरफेस एरिया का रेशियो निकाल दो। नीचे वाला जो क्यूब है डेट विल बी इक्वल टू 6 इंटू 12 इंटू 12, और ऊपर वाला इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 32 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 9 प्लस 32 इंटू 9। दैट यू हैव टू सॉल्व। 32 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 9 प्लस। Sir, हाँ बेटा, sir, down there would be 12 into 12। हाँ 12 इंटू 12 किया ना। No, sir, 3 times 12, that is 12 cube। Why? Sir, because No, we sir, are square calculating only। the total. No, sir, The- we will calculate the total surface area of the two cubes. Two cubes, so total 2 cubes, no, sir? हाँ जी, Yes sir, 2 into 6 into 2 12 into square। 6 into 6 will be 2 into 6 into 6 will 2 into 6 into 12 will be there, because हमें दो क्यूब का सरफेस एरिया दोनों क्यूब के सरफेस एरिया को लेना है, और ऊपर तो हमारे पास जो बड़ा वाला क्यूब है वो हो गया। सो बेसिकली इट विल बी दिस। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक काम अपन कर सकते हैं, 2 से 2 को कैंसिल कर दो। कुछ चीजें अगर कैंसिल हो जाएं तो उनको Sir, we can कैंसिल, take common we 12 can from the take upper common part। not 12 but 12 ऊपर वाले पार्ट से कॉमन नहीं आएगा। we Yes, can sir. take 3 common। Sir, we can take it
नो सर 12 आ Yes, जाएगा sir. सर। Sir, in 9 we can get 4 from 32 9 and को 3 हाँ from हाँ 9. हाँ वहां से आ सकता है, यस वहां से आ सकता है। तो एक 12 वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको डिनोमिनेटर में 72 दिख गया। अब डिनोमिनेटर में 72 आपको दिख गया। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज ये सोचनी पड़ेगी कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो 72 भी डिवाइड हो जाए। एक पॉसिबिलिटी है। एक बार आपको डिनोमिनेटर में 72 दिख गया, उसके बाद भी आपको एक बार एक स्टेप और फर्दर चेक कर लो जस्ट टू बी श्योर। हो सकता है कि कुछ एक बार और 2 कॉमन आ जाए ताकि तो वो डिवाइड हो सकता है। लेकिन अगर मान लो ऐसा डिवाइड होता तो डिनोमिनेटर में 36 होना चाहिए था। यहाँ पे कहीं पे भी डिनोमिनेटर में 36 नहीं आ रहा है। दैट मीन्स द डिनोमिनेटर विल हैव ओनली 72 या 72 का कोई भी फैक्टर से डिवाइड करने के बाद आपके पास यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं आ रहे हैं। 72 के फैक्टर से मान लो 18 कॉमन आता तो आपके पास यहाँ 4 आना चाहिए, 4 नहीं आ रहा है डिनोमिनेटर में। सपोज करो ऊपर से 36 कॉमन आ जाता तो आपके पास 2 आना चाहिए, 2 भी नहीं आ रहा है। सो बेसिकली यू कैन से दैट इट विल बी फाइनल ओनली, सो द डिनोमिनेटर विल हैव 72। ऑप्शंस की में प्रॉब्लम है उसको यूज करो, क्वेश्चन को पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस में प्रॉब्लम है, ऑप्शंस में इश्यू है, उसको यूज करो, आगे बढ़ो। देयर इज नो नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन पूरा पूरा। पूरा पूरा सॉल्व करने जाओगे थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, नहीं हो पाएंगे सॉल्व। चलो, in a triangle ABC, if AD bisects angle A, that means AB by AC. If in a triangle ABC, if AD bisects angle A, that means AB by AC, AB by AC will be equal to BD by CD. In a triangle, if AD bisects angle A, that means AB by AC will be equal to BD by CD. हो गया, वैल्यू लगा दो, आंसर मिल गया। ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी इज 7, ए सी इज 8, सो 7 by 8 विल बी इक्वल टू बी डी बाई सी डी। मुझे क्या निकालना है? मुझे बी डी की वैल्यू निकालनी है। सो 7 by 8 विल बी इक्वल टू बी डी बाई सी डी। ठीक है, सो 7 by 15 विल बी इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी। अब BC कितना दिया हुआ है? 10, सो BD विल बी इक्वल टू 7 by 15 into 10। सॉल्व कर लो, द आंसर विल बी 14 by 3 सेंटीमीटर। दिस इज हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मली लोग इन क्वेश्चन से बहुत घबराते हैं। प्रिज्म के केस में जब क्वेश्चन आए, प्रिज्म इज बेसिकली यहाँ पे आपको ट्रेपेजियम दिया होगा, इस तरीके से बहुत सारे ट्रेपेजियम दिए होंगे और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना होगा। तो इस प्रिज्म के अगर वॉल्यूम की आपको बात करनी है तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम और एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट कर दीजिए तो यू विल गेट योर आंसर। तो इसीलिए मैंने पूछा कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द बेस। So the area of the base here is 26 into 9 by 2 multiplied by this height, that will be equal to 1731.6। सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। याद रखना ये नंबर पक्का कहीं ना कहीं 13 से जरूर डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे 26 है तो ये नंबर पक्का 13 से डिवाइड होगा। डिवाइड कर दो डायरेक्ट, 13 से नहीं होगा तो 9 से तो होगा ही होगा, और दोनों से होगा। ठीक है, तो डिवाइड करके यू कैन गेट द वैल्यू एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 14.8 सेंटीमीटर। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व्ड। सो फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है। प्रिज्म क्या होता है ये समझो, पिरामिड क्या होता है ये समझो। ये दोनों जो है नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं जो हम लोग देख चुके हैं। पिरामिड की अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, सो द पिरामिड वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज 1/3 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ द पिरामिड। क्वेश्चंस में आपको हाइट ऑफ द पिरामिड दिया होगा, बेस क्या है वो आपको दिया होगा, किस शेप में वो बेस है वो आपको दिया होगा। आपको वॉल्यूम निकालने के लिए यू हैव टू यूज दैट फॉर्मूला। कई बार क्या होता है कि आपको किसी कुछ टिपिकल क्वेश्चंस में व्हाट दे डू इज दे डोंट टेल यू द वॉल्यूम, दे डोंट टेल यू द दिस हाइट ऑफ द पिरामिड, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट व्हाट दे डू इज दे टेल यू द स्लैंट हाइट, दे टेल यू द स्लैंट हाइट। ठीक है, तो वहां से फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। Sir, then can we? Yes, cone is a pyramid.
cone is a pyramid. Yes, cone is a pyramid. चलिए, let us now move. आपने किया क्या? आपने कर दिया 2 into 22/7 multiplied by r into 7 is equal to 352. So you got r equal to 8. Now you have to calculate the volume. That will be equal to 22 into 8 into 8, because 7 and 7 will get cancelled. So it is equal to 64 into 20 plus 2. 64 को जब आपने 20 से मल्टीप्लाई किया तो you got 1280, which is more than 1078. Why I am concerned about 1280 and 1408 and 1078? That is because I got to know that the last digit of this product will be 8, but unfortunately in my question there are two options that have last digit as 8, so I need to simplify my calculation a little bit. So now when I calculated these two, so I got that it will be equal to 1280 mil gaya. That means it is more than 1078. So definitely 1408 will be my correct answer. अब सवाल ये है जो लोग लेट आए उनके लिए कि सर ये क्या कर रहे हैं, कल तक तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को कैलकुलेट करते थे, आज हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बेटा वी आर डूइंग दिस जस्ट टू सेव सम ऑफ द सेकंड्स, because in an examination where every second, every minute counts, a second saved is a second gained. That is why I'm trying to train you in such a way that that at looking at the options you can eliminate few of the options and save your 5, 6, 7, 8 seconds. ठीक है, चलिए next. This question, the question is एक नंबर है 7897. अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे. If you will try to Google it, you will get lot of methods of solving this question, having different logics. माइनस आर कर दो, प्लस आर कर दो, रिमाइंडर है तो माइनस आर कर देते हैं, फिर प्लस आर करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, मुझे आज तक वो सारी चीजें नहीं समझ में. हम बेसिक से जाएंगे. कैसे जाएंगे बेसिक से? देखो 7897 कोई एक नंबर है, पीस वाइज इस क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं, फिर उसको बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं. 7897 कोई एक नंबर है जिस नंबर को जब मैंने x से डिवाइड किया तो आई एम गेटिंग द रिमाइंडर एज a. आई एम गेटिंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, तो मैंने मान लिया कि द रिमाइंडर इज a. तो यूजिंग द बेसिक डिविजिबिलिटी रूल आई कैन राइट 7897 is equal to q1 multiplied by x plus a, where this q1 is equal to the quotient, Further I can write 8110 as equal to q1 multiplied by x plus a, and Sir, Q2. Sir, Q2. sorry q2. 8536 is equal to q3 multiplied by x plus a. ठीक है सर, ओके. अब मैं क्या करूंगा, मैं जरा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करके देखता हूं क्या मिलता है. करके बताओ जरा. सेकंड माइनस फर्स्ट किया तो क्या मिला? सेकंड माइनस फर्स्ट किया तो क्या मिला? जल्दी से बताओ. आपको जब आप सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो यू विल गेट 213 is equal to q2 minus q1 multiplied by x. Further you will get 426 is equal to q3 minus q2 multiplied by x plus a. Further you will get 600. Sir, not हाँ plus. हाँ sorry हाँ Sir, not plus. So plus A will 639. not come. हाँ वो काट दिया मैंने. 639 is equal to q3 minus q1 multiplied by x. ठीक है सर. Now this x, अब मेरे को ये बताना है कि what will be this x. x के बारे में मुझे पता करना है. तो देखो this number can be x is the HCF of x is the common multiple in these three equations, these three new equations that I am getting. So this equation can be written as 213 into 2. This can be written as, this 639 can be written as 213 into 3. So basically what I am getting, my dear friends, that 213 is the common number
in these three new equations that I got. So the value of x will be equal to 213. So sum of the digits कितने होंगे? 2 plus 1 is 4. 2 plus 1 is 3. 3 plus 3 is 6. So the sum of the digits here will be 6. This is how the question was to be done. I don't know what is the method, what are the other methods, but we have discussed this question using the Euclid's division lemma that we studied. We discussed, we applied the fundamental properties that we studied in the number system in chapter number 1. So those properties I have used here to solve this question. HCF वहां पे भी निकालते थे, HCF यहाँ पे भी निकालते हैं, HCF ही हमने यहाँ पे निकाला है। उस चैप्टर के क्वेश्चंस वहां पे दूसरी तरीके से दिए रहते हैं, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं दिया हुआ है। आई हैव टू कैलकुलेट द HCF, वही मैंने किया यहाँ पे, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो आधों को समझ में नहीं आएगा, ना x पता है, ना a पता है, ना रिमाइंडर पता है, ना x पता है, कैसे निकालना, वो भी सम ऑफ द डिजिट्स पूछागा। सम ऑफ द डिजिट नहीं पूछा होता, नंबर पूछा होता तो शायद कुछ कर भी सकते थे। सम ऑफ द डिजिट पूछा है, क्या करें? कुछ मत करो, सिंपल बेसिक लगाओ, क्वेश्चन करो, आंसर लो, सिलेक्शन पाओ, आगे बढ़ो। चलो, using basic proportionality theorem, I can say that area of triangle BDE divided by area of triangle ABC will be equal to BD square divided by AB square। ठीक है सर, तो ये कितना हो जाएगा? This ratio will be equal to 3/8, 3/8 whole square, which is equal to 9/64। अब मुझसे पूछा क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। तो ध्यान से देखो, अगर मैं पूरे के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। पूरे का एरिया 64 है, ट्रायंगल का एरिया 9 है, तो 64 माइनस 9 55 मिल जाएगा। सो द करेक्ट रेशियो विल बी 9:55। अब एक सवाल आपके दिमाग में ये आएगा, सर यहाँ तो ये रेशियो है, आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट कैसे कर दिया? मतलब कोई बात नहीं, फाइनली हमसे पूछा भी तो रेशियो ही है ना। क्या पूछा है हमसे? व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल टू दिस। अगर मुझसे ये पूछा होता व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, देन आई वुड नॉट हैव सब्ट्रैक्टेड इट, आई वुड हैव ट्राइड टू अप्लाई समथिंग एल्स डिपेंडिंग अपॉन द अदर कंडीशंस। यहाँ पे मेरे को रेशियो ही दिया हुआ है। मान लो ये एरिया 18 और जैसे यहाँ पे एरिया 9:64 आया था ना, अब यहाँ पे के तो कुछ भी हो सकता है, 27:192 होता तो भी कोई बात नहीं है। जब आप रेशियो निकालोगे तो भी जो हमारा रेशियो आएगा वो 9:55 ही आएगा, बिकॉज दैट कॉमन टर्म विल गेट कैंसल्ड। ठीक है, सो दैट इज वाई रेशियो के केस में चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, जहाँ पे रेशियो नहीं होता है वहां पे चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं। लेट अस नाउ मूव टू द, देखो भाई करना क्या है, ए और बी की प्रेजेंट एज को आप मान लो, ए की प्रेजेंट एज को ए मान लो, बी की प्रेजेंट एज को बी मान लो। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a-1 upon b-1 will be equal to 4/3, so 4b minus 3a will be equal to 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली a plus 3 divided by b plus 3 will be equal to 6/5, so 5a minus 9b will be equal to 3. Putting the values, what you will get is a equal to 9 and b equal to 7. अब a equal to 9 and b equal to 7 हो गया। 9 years from now की आपका एज निकालना है, तो a की एज हो जाएगी 18 साल, b की एज हो जाएगी 9 साल from now, so a की एज will be equal to, after 9 years a की जो एज होगी वो हो जाएगी 9 + 9, और b की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 7 + 9, so basically they will be equal to 9 + 16, so the ratio will be equal to 9:7। यहाँ पे ये करने की जरूरत भी नहीं है बेटा। जब अपन रेशियो पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी शायद, या आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने मुझसे रेशियो नहीं पढ़ा है तो आपको ये याद होगा कि अगर एक रेशियो में आप किसी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करते हो तो द रेशियो विल रिमेन सेम, है ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? No, sir. If we multiply, then. बेटा एडिशन में sir. भी तो यही चीज होती है। No, sir, not always. Only No, when the sir. ratio is Sir, equal to then, the numbers. Sir, then I 3 years think- from now, why it would be 6/5?
but I think we did like this. Sir, I Sir, with think this it for was only in particular cases, multiplication sir. only. It was for multiplication and division, that I agree, but what was the case of addition? It was for Sir, I multiplication and think it division, doesn't that work is here. valid, but what was the case of addition? Sir, I think it was a component or dividend, I think. Very good. चलो, see, I wanted to confuse you all क्योंकि normally ये confusion रहता है, और यहाँ पे वो luckily we are getting that result also. 9 प्लस 9 आया, 9 प्लस 8 8 प्लस 9 आया, दोनों की वैल्यू 16 आ गए, 18/16 आ गई, तो इट सिंप्लीफाइड एंड इट गॉट इट अगेन रिड्यूस टू 9:7. लेकिन मान लो अगर मैंने जो स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले दिया था अगर वो सही होता तो ये 3 साल के बाद भी ये चीज सही होनी चाहिए. अभी रेशियो 9:8 है, तो 3 साल के बाद जो रेशियो होता वो हो जाता 12:11. That is violating my statement. So I just wanted to confuse you all, and except two, I think others were confused. Others got little bit. Others at least started to think. अच्छा हाँ पढ़ाया था, हाँ 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 सर ने पढ़ाया था, याद आया. ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना? So the ratio will be equal to 9:7 only. The ratio will be equal to 9:8, and the correct answer will be option number 3. चलो. Let us now move to the next question. First, I will complete, then I'll ask you. देखो, x is given to me as square root of 1 plus root 3 by 2. Now nobody in this world can rationalize this expression because this expression can't be rationalized. ठीक है? So what to do for rationalizing it? I will try to do something. क्या करूंगा देखिए यहाँ पे ध्यान से. This expression can be, जो इसके साथ होगा वही काम इसके साथ होगा, तो that will get repeated. No need to worry about it. This expression can be written as 2 plus root 3 divided by 2. Now I multiplied and divided this expression by 2 in the numerator and denominator. So basically, this is equal to square root of 4 plus 2 root 3 divided by 4. Now I can write it as root 3 plus 1 whole square divided by square root 4. That will anyways be equal to 2. So finally this part becomes root 3. I'm erasing. This part becomes root 3 plus 1 whole divided by 2. This part becomes root 3 plus 1 whole divided by 2. कैसे किया? मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, just to rationalize. So my this whole square root वाला term became root 3 plus 1 whole square divided by 2 square. So that became root 3 plus 1 का whole square. Minus this term, proceeding similarly, it will become root 3 minus 1 divided by 2. माइनस साइन चूंकि बीच में है, सॉल्व कर लो. So finally you will get x is equal to 1 plus 1 divided by 2, which is equal to 1. So my dear friend, this expression simplified to 1. अब करना क्या है? √2 minus 1 upon √2 plus 1 की approximate value निकाल दो. √2 minus 1 upon √2 plus 1 की approximate value निकाल दो. एक concept पढ़ा था हम लोगों ने क्लास 9th में, जिसका नाम था rationalization. rationalize कर दो, √2 minus 1 से ऊपर नीचे multiply कर दो, तो ये हो गया. So finally it will be √2 minus 1 का whole square divided by √2 का whole square होता है 2, 1 का whole square होता है 1. So it will be 2 minus 1 which is equal to 1. अब इसको solve कर लो.
√2 का होल स्क्वायर होता है 2, 1 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा +1, सो फाइनली इट विल बी 3 - 2 √2। अब √2 की वैल्यू 1.41 होती है, ये बात याद रहती है लोगों को, ठीक है। नहीं याद होगी तो ये सवाल नहीं होगा, ठीक। 1.41 इंटू 2 करोगे तो यू विल गेट 2.82। 2.82 को 3 से माइनस करो, 0.18 आना चाहिए, लेकिन सिंस इट इज रेकरिंग, so it will be, your answer will be 0.17. Since it is recurring, so it will be 2.82 something something something, so it will be, finally it will be 0.17. This is what the question was. The only thing that you have to think in this question was how to get rid of this bada wala square root. इस स्क्वायर रूट से कैसे बाहर निकले, ये समझ में आ गया तो हलवा है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, हलवा। चलो, by using similarity, by using the concept of similarity and using the BPT, you will find that the length of EF will be equal to half the difference of the parallel sides, that is AB minus CD, which is equal to half into 12 minus 7.2, which is equal to half into 4.8, which is nothing but 2.4. I'm not going to tell you the proof of this question because we have already done Sir, we this. can also do this like we join EF2, AD and BC, and sir, then we calculate both of them. Yes, you can. So both of them will be So half by of midpoint theorem. Yes, Yes, sir. you can do, you can do it by midpoint theorem also, you can do it by using anything. That is why I told you that I'm not going to tell you the proof of this question. I'm not going to tell you anything, but theorem related to tangent of a circle and the chord. If a chord is extended like this, then that theorem says that PC square will be equal to PB multiplied by PA. PC square will be equal to PB multiplied by PA. Again, that theorem can be derived very easily using the concept of similarity. So PC square will be equal to PB multiplied by PA. Currently, I don't remember the name of that theorem. Actually, it doesn't has any specific name, but it states that PC square will be equal to PB multiplied by PA. So using that theorem, 18 square will be equal to 15 multiplied by AP. Now BP is equal to X. BP is equal to 15, AB को अपन ने X मान लिया, तो I will have 15 square, 18 square will be equal to 15 multiplied by 15 plus X. Solving, I'm getting the value of X as equal to 6.6. I will tell you the name of the theorem in the next class. Currently, I don't remember the name of the theorem. But even if you don't remember the name of the theorem, then also you can solve this question by, what you can do is you can join A and C, you can join B and C. You will find that there will be two similar triangles. How the triangles will be similar, that you have to decide. And from there, by applying the similarity criteria, you can very well derive the result. Okay? So I'm leaving this as your task, but remember, my dear friends, this is a very important theorem. हमें बताना है कि ये जो नंबर है, ये इसका एक फैक्टर क्या होगा। तो फैक्टर निकालने के लिए लेट अस ट्राई विद द minimum value of k that we are having. So the minimum value of k अपन लेके चलते, let us take k is equal to 1. So finally what I am having, it is equal to 8 raised to the power 2 plus 5 raised to the power 2, which is equal to 64 plus 25, which is equal to 89. So this number, इसका एक factor मुझसे पूछा था, और one of the factor of this number is 89. That is option number 4. So one of the factors of this number is 89. That is option number 4. So this is how the question Sir, is. A plus B
a plus b is not a factor of a square plus b A square. plus b is not a factor of a square plus b square. That is why there we were getting there we were getting some issues. So it will not be analyzed that like that. In fact, a minus b ये क्या था यार? In fact, I'm just forgetting it. Let me give me say factor of a cube plus b cube. ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से आता कि ये हमेशा ऑड नंबर के फॉर्म में आ रहा होता, ऑड पावर के फॉर्म में आ रहा होता, तो हम इसे कह सकते थे कि इट विल ऑलवेज बी ए फैक्टर ऑफ a plus b. But here I'm having few issues like ठीक है, छोड़ो, we can take k value of k as equal to 1 and we can mark this question, but I think this question should be a debatable question. यहाँ पे कई सारी possibilities बन सकती हैं, but for the time being take the value of k as equal to 1 and then we can straight away mark the answer and we can move ahead, because it is not clear, मेरे को still it is not clear whether Sir, it is 2 multiplied by k or it is a 2-digit number. I think it is a 2-digit number. क्योंकि अगर आप k की वैल्यू 2 लेते हो बेटा तो it becomes 8 raised to the power 4 plus 5 raised to the power 4. ठीक है, Sir, K is an odd number. odd, k sir, is an odd odd number, no? number है ना, तो आप k की Sir, वैल्यू because sir, whenever हाँ we take an odd number and we multiply 2 and we get a odd number, it will be always a multiple of 3. हाँ, So we will always get a plus b as a factor. क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ what you are saying. Sir, like if 2k is an odd number, then 2k will always be a multiple of 3. So that is why a plus b नहीं will always नहीं be a नहीं नहीं factor. नहीं No, नहीं sir. नहीं 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 5 is an odd number, 5 is not a multiple of 3. And whereas beta if k is an odd number then 2, how can 2k will be an odd number? First of all, the thing that is not clear here, is it 2 multiplied by k or it is a 2-digit number? Is it 2 multiplied by k or it is a 2-digit number? This is not clear. This I am not clear. So better what it will be that we should leave this question as an erroneous question and we should proceed ahead. Maybe this question has some issues, because it is not clear whether it is 2 multiplied by k or it is 2k. अगर 2k देता है तो k odd हो या even हो, it will always be an even number. तो फिर ये specify करने की जरूरत ही नहीं है कि it is an odd number. Or if I'm taking it as a 2-digit number 2k, then it will be of the form a raised to the power odd, 8 raised to the power odd plus 5 raised to the power odd. Now this number will always be, a plus b will always be a factor of this. भाई a क्यूब प्लस b क्यूब करोगे तो इसका एक फैक्टर हमेशा a प्लस b होता है. a रेज टू द पावर 5 प्लस b रेज टू द पावर 5 करोगे इसका एक फैक्टर हमेशा a प्लस b होता है. I think there is some lagging because of the net issue. अगर आप a रेज टू द पावर 7, एक सेकंड, अगर आप a रेज टू द पावर 7 प्लस b रेज टू द पावर 7 करोगे बेटा इसका भी फैक्टर एक a प्लस b होता है. So if I'm taking 2k as a 2-digit number, then I'm fine. But if I'm taking it as 2 multiplied by k, then things are not according to my way. So I will suggest to leave this question. वैसे भी I don't know where it was asked. So we will, what Sir, we I will do think is it should be 2k is an odd number. 2k is an odd number, that should be the thing. 2k is an odd number, that should be the thing. So currently what we should do is we should leave this question. ठीक है, but अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, then you have to take this 2k as an odd number. ठीक है सर, चलिए let us move to the next question.
The internal and external radius of a hollow spherical vessel, spherical vessel है तो 2/3 हो जाएगा, और बाकी चीजें जो भी होंगी देखो. That we have to be cautious about it. This question is what is the formula that I should use, क्योंकि normally हम लोग hollow hemisphere की बात नहीं करते हैं, हम hollow sphere की बात करते हैं, हम hollow cylinder की बात करते हैं, और जब surface area आ जाता है तो वहां पे चीजें थोड़ी सी difficult हो जाती है, because we have to count all the surfaces that we have. वो सारे सरफेस हमें काउंट करने पड़ते हैं, तो इसीलिए चीजें वहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो, ज्यादा नहीं थोड़ी सी. तो यहाँ पे जो टॉप सरफेस है उसका जो एरिया हो जाएगा वो ये हो जाएगा, जो बॉटम सरफेस है जिसको अपन लैटरल सरफेस भी बोल सकते हैं, दैट विल बी दिस वन. वैल्यू पुट कर दो. वैल्यू पुट करने से पहले 6 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर है, 49 माइनस 36, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 13. 49 माइनस 36 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13. तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. हियर इट विल बी 13 पाई प्लस 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 49 प्लस 36 कितना होता है भाई, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 85. 85? राजदीप कहाँ गलती हुई बेटा? सो फाइनली यू आर गेटिंग Sir, in the taking square. ओके. चलो कोई बात नहीं, ध्यान से. हाँ, बी केयरफुल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम. Sir, नेक्स्ट. हाँ बोलिए. sir, in this question, if we take the pi as common from the whole equation, then the ठीक है. answer is coming wrong. ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बात Sir, कर, I Then did by common the must be first wrong. method. क्या बोल रहे हो? Sir, first I did by the normal method by separately adding. Then I हम्म got 183 pi. But हम्म. if I take pi as common, then I am getting 111 pi. अरे ऐसा कैसे हो सकता है? जब आपने पाई कॉमन लिया तो इट विल बी r2 माइनस r1, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर. r1 की वैल्यू कितनी थी? 49. r2 की वैल्यू मतलब r1 की वैल्यू 7, सो r1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 49. r2 की वैल्यू कितनी थी? 6, सो r2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36. तो 2 into 49 plus 36 Sir, कितना it हुआ? would be, sir, if we see then R2 would be 3R R square minus R square, 3R1 square minus R, sorry, 3R2 square minus R1 square अच्छा into अच्छा pi. अच्छा. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ Like रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. ठीक है, चलो मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रही हैं. सो इट विल बी r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर प्लस 2r1 स्क्वायर प्लस 2r2 स्क्वायर. ठीक है, सो इट विल बी 3r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर. यही हो गया. अब यहाँ पे एक गलती आप ये कर सकते हो, r1 और r2 को एज्यूम करने में, कौन सा आपका बड़ा है कौन सा आपका छोटा है. आपने क्या मिस्टेक किया होगा बेटा? आपने r1 की जगह 6 लिया, आपने r1 की जगह 7 ले लिया होगा, और r2 की जगह आपने no, sir, I did the mistake. Instead of plus in between, I did minus. चलो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि इस टाइप की प्रॉब्लम आए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. टू थिंग्स. Yes, sir, I got 600. वेरी गुड. Yes, sir, I also got. जो पहला कंफ्यूजन जो आप लोगों को इस क्वेश्चन में हो सकता है वो ये हो सकता है, सर कि 60 डिग्री कौन सा एंगल होगा और 90 डिग्री कौन सा एंगल होगा. तो 60 डिग्री बेटा, जैसे जैसे आप इस टावर के पास जाते जाओगे, आप इस टावर के टॉप को देख रहे हो, उसी एंगल को आप मेजर कर रहे हो. तो जैसे जैसे आप इस टावर के पास जाते जाओगे, जो एंगल है ऊपर वाला, वो एंगल कम होता, वो एंगल बढ़ता जाएगा, वो एंगल 90 की तरफ पहुंचता जाएगा. तो 60 डिग्री विल बी दिस एंगल एंड 30 डिग्री विल बी दिस एंगल. पहली चीज. दूसरी चीज, ये जो CD है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी, दैट इज इक्वल टू 400√3. अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन बनाना है. जल्दी जल्दी वैल्यूज याद होनी चाहिए और जल्दी से आपका आंसर हो जाना चाहिए. देखो, AB डिवाइडेड बाय BC, AB डिवाइडेड बाय BC विल बी इक्वल टू tan 60. tan 60 की वैल्यू होती है √3. AB को मैंने H मान लिया था, H divided by BC will be equal to √3. So BC will be equal to H upon √3. BC हो गया H upon √3. Similarly, H upon BD
h upon bd will be equal to 1 upon root 3. So my dear friends, bd will be equal to root 3h. दोनों को घटा दो तो रूट 3h माइनस h अपॉन रूट 3 विल बी इक्वल टू 400 रूट 3. सो व्हाट आई डिड, यहाँ पे आ गया. अब मैंने रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को. सो रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3. 3 माइनस 1 बाई रूट 3 will be equal to 400 root 3. 3 minus 1 होता है 2. So h upon root 3 will be equal to 200 root 3. So my dear friend, h will be equal to 200 root 3 into root 3, which is equal to 600. That is how the question is to be done. ठीक है, बात समझ में आती है. आगे बढ़ते हैं, चलिए. This is the next question. The question is saying 3 solid metallic spheres whose radius are 1, x and 8 are melted and recast into a solid sphere. यहाँ पे भी स्फेयर है, यहाँ पे भी स्फेयर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यू हैव टू, आई हैव टू टेल मी, आई मीन द डायमीटर इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द स्फेयर. तो पहले अगर रेडियस निकल जाए तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारे पास ये निकल जाएगा, सरफेस एरिया निकल जाएगा. सो व्हाट आई एम हैविंग, सिंस द स्फेयर्स आर बीइंग मेल्टेड, तो व्हाट आई एम हैविंग 1 क्यूब प्लस x क्यूब plus 8 cube is equal to 9 cube. 1 cube plus x cube plus 8 cube is equal to 9 cube. कैसे किया मैंने, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब. तो मैंने वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया, तीनों स्फेयर्स के वॉल्यूम को मैंने इक्वेट कर दिया फाइनल स्फेयर के वॉल्यूम से. 4/3 पाई दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा. आई डोंट वांट टू डील विद इट एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम. नॉट रिक्वायर्ड. 4/3 पाई लिखो, फिर कैंसिल करो, क्या जरूरत है उसकी, स्कूल का एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हो. नाउ सेकेंड थिंग इज, जो 9 क्यूब होता है, जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए कि 9 क्यूब इज इक्वल टू 729. 12 तक के क्यूब और 25 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए. सो 9 क्यूब इज इक्वल टू 729, 8 क्यूब इज इक्वल टू 512 एंड 1 क्यूब इज इक्वल टू, मैं नहीं बताऊंगा. सो फाइनली आई एम गेटिंग 729 minus 513. So this will be equal to 216. So x will be equal to 6. जब x equal to 6 आ गया, now I have to calculate the surface area. The surface area. So what will be the surface area? 4 pi r square. The surface area Yes, will sir. be 4 pi r square. So 4 into pi into 6 into 6, 36 into 3, 36 into 3. 36 into 4 होता है 144. So my dear friends, the correct answer of this question will be equal to 144 pi. ठीक है. So this is how the question was to be solved. देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, सिंपली जो जो बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ. 2 6/7 is nothing but 20/7. 4 1/5 is 21/5. तो 20/7 into 21/5 divided by 2/3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा. इंटू 1/9 इज 10/9. ये हो गया पहला. डिवाइड करेंगे 3/4, ये हो गया. 2/3 इज 8/3. दिस इज 1/2. यहाँ पे डिवाइडेड है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा. सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, एक टर्म बच जाएगा. फाइनली द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इक्वल टू 5. ठीक है सर, दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी, दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी डन. चलो लेट अस डिस्कस वन मोर. इस क्वेश्चन का मैंने a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b multiplied by a square minus 21 minus ab plus b square. Very good. So it will be a plus b multiplied by a plus b का whole square minus 3ab. Put the values. 208 is equal to 2 multiplied by 2 square minus 3ab. Put the values, you will get the value of ab as equal to minus 21 नहीं आएगा. Sir, I am getting minus 35. Minus 35 will be the Sir, answer. I am also getting minus 35. Minus 35 will be the answer. Arunav, you must have done some mistake. Minus 35 will be the answer. ठीक है.
-35 will be the answer. लेकिन यहाँ से हाँ ठीक है, -35 will be the answer. So this will be equal to -35. कैसे सर? ये कैंसिल कर दिया, ये 109 हो गया, 109 में से 4 गया तो 105 is equal to -3ab और ab is equal to -35. ये तो हो गया मेथड नंबर 1. But my dear friend, I'm not satisfied with this method. I'm not satisfied with this method. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि 1 से लेकर 11 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए और 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए. भजिया तलने के लिए नहीं बोला था वो याद करके आओ, यूज करने के लिए बोला था. देखो कैसे यूज करेंगे, देखो कैसे यूज करेंगे और ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द थिंग्स. 7 एक नंबर है. देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 है एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 218. इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब ये है ईदर वन ऑफ द नंबर विल बी नेगेटिव एंड द सेकेंड नंबर विल बी पॉजिटिव. तभी दो नंबर का सम 2 हो सकता है और उन दोनों नंबर का क्यूब 218 हो सकता है. That means we are dealing with a positive number and we are dealing with a negative number. पहली चीज. दूसरी चीज ये, जो हम लोगों ने क्यूब्स पढ़े थे वहां पे हमने एक नंबर पढ़ा था 5 और 5 का क्यूब होता है 125. सिमिलरली एक नंबर दूसरा मैंने पढ़ा था 7 और 7 का क्यूब होता है 343. इन दोनों नंबर्स को जब मैंने घटाया तो मुझे मिल गया 218. अगर मैं -5 का क्यूब लूं तो इट विल बी -215 और 7 का क्यूब लूं मैं 343. दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलता है 218. ठीक है सर, सवाल हो गया सॉल्व. सो a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू -5, तो a multiplied by b will be equal to -35. Now a very simple question arises, sir, why you took a as 7 and b as 5? क्या मैं कुछ और वैल्यूज नहीं ले सकता हूं? लेट अस ट्राई टू एनालाइज दिस सिचुएशन अ लिटिल बिट. मुझे ये पता है कि ए जो है, बी जो है, ए और बी में से एक नंबर नेगेटिव होने वाला है, ये मुझे पता है. 5 तक के जो नंबर्स हैं उनका जो क्यूब है वो 125 है. इनफैक्ट 6 तक के नंबर्स का क्यूब, 5 तक के नंबर्स का क्यूब जो है वो 125 है. तो जब सबसे बड़ा ही 125 है और 125 के से जो पहले वाला है 4 क्यूब दैट इज इक्वल टू 64, तो 125 प्लस 64 इज स्टिल 189. I require 218. I require 218. That is why मैंने लीस्ट नंबर मैंने 125 लिया, उसके बाद मैं बढ़ा तो अगला मुझे 216 मिला. उसके बाद जब मैं बढ़ा तो मुझे 21343 मिला. दोनों को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये मिल गया. तो ये मेरा आंसर हो गया. अप्लाई कर पाओ बहुत अच्छी बात है, नहीं अप्लाई कर पाओ कोई बड़ी बात नहीं है. use the usual method that we have. Yes, use the usual. You can do it like this. You can do it like this. Not a big deal. A plus b whole cube. A cube a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab multiplied by a plus b. Definitely you can do it. No, not a big deal. So, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा. Yes sir, I got 119. वेरी गुड. और ऐसे आसान क्वेश्चंस में अगर जल्दी से आंसर नहीं आता है ना तो यार मन दुखी हो जाता है मेरा. ऐसे मत किया करो यार. Yes, sir, आंसर I आ got. जाए तो बता दिया करो कि हाँ सर आ गया है. Yes, sir. गुड. ये है कुछ क्वेश्चन. एंगल A is equal to 58 degree. एंगल I is the in center of the triangle and एंगल मेजर ऑफ एंगल BIC मुझे निकालना है. कोई फॉर्मूला होता होगा हर 90 प्लस हाफ एंगल A और पता नहीं क्या क्या मुझे नहीं याद है. मुझे ऐसे फॉर्मूले नहीं याद होते हैं. कोई जरूरत नहीं याद करने की. ध्यान से देखो सवाल को. एंगल A आपको दिया है 58, तो बेटा एंगल B प्लस एंगल C कितना हो गया? जल्दी से बताओ. 122 डिग्री हो गया. से यस और नो? एंगल A अगर 58 दिया हुआ है तो एंगल B प्लस एंगल C 122 डिग्री हुआ. कैसे हुआ? 180 माइनस 58 122 डिग्री. तो हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है?
half of 61 angle degree. B plus angle C will be equal to 61. 61 degree. So angle BIC will be equal to 180 degree minus 61 degree, which is equal to 119 degree. 90 प्लस हाफ एंगल ए कर लो, 90 माइनस हाफ एंगल ए कर लो, जो करना है कर लो, मुझे तो नहीं याद होता ऐसे फॉर्मूले। और मुझे लगता नहीं है कि मैंने किसी से भी कम स्पीड में सॉल्व किया होगा। नहीं याद होते, क्या करूं? मैं आर्टिकल्स याद करूंगा, वो मेरे को ज्यादा हेल्पफुल होंगे। मैं ये याद करूंगा कि गुजरात में से कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, दैट विल बी मोर यूजफुल फॉर मी। मैं केमिस्ट्री का शायद कोई कंपाउंड का कोई फॉर्मूला याद करूंगा, दैट विल बी मोर यूजफुल फॉर मी। व्हाई शुड आई रिमेंबर दिस? Anyways, if you want to remember the formula for this case is angle BIC is equal to 90 degree plus half angle A, which is equal to 90 degree plus 58 by 2 होता है 29, so which is equal to 119 degree. So the correct answer of this question will anyways be 119 degree. ठीक है सर? अब यहाँ पे जो फॉर्मूले याद करते हैं वो तब कंफ्यूज हो जाते हैं जब एंगल बाइसेक्टर की जगह ऑर्थोसेंटर दे दें। At that time you get confused. Anyways, so this was the last question of the day.